गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 4 पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कैसे एंडोस्पर्म का निर्माण होता है और कैसे एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है। लास्ट क्लास में पार्ट 3 में हमने देखा था फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और उस फर्टिलाइजेशन में आपको याद होगा कि किस प्रकार से ओवरी में ट्रिपल फ्यूजन हुआ था। ओवरी के अंदर में ओव्यूल है और इस ओव्यूल में ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, और ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना था, इसे हम 3N भी लिख सकते हैं, ट्रिप्लॉइड। और यहाँ पर बना था जाइगोट जो डिप्लॉइड था, ये जाइगोट डिप्लॉइड है। ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है 3N, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म का निर्माण किस प्रकार से होगा। ये सब ओव्यूल के अंदर हो रहा है, एम्ब्रियो सैक के अंदर में, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर है। अब हम आज की क्लास में देखेंगे इसके बारे में, एंडोस्पर्म कैसे होता है। ये एंडोस्पर्म हिंदी में हम इसे कहते हैं भ्रूण पोष। नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला। अर्थात एंडोस्पर्म क्या है? एक पोषक ऊतक है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, और इसमें प्रोटीन, एमिनो एसिड्स और साइटोकाइनिन हार्मोन भी कुछ मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट, ये सब पाए जाते हैं, और वो भ्रूण को डेवलप करने में मदद करता है पोषण देकर के। ये जो भ्रूण कोश है, अब यहाँ से ये ट्रिप्लॉइड जो न्यूक्लियस है, मान लीजिए इसे हम, ये जो 3N केंद्रक है, ये कहलाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पेन से याद रख सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक की तरह कार्य करता है, और उसके बाद इसमें आगे डिवीजन होगा, और आगे 3 प्रकार के एंडोस्पर्म बनते हैं। 3 प्रकार के एंडोस्पर्म कौन कौन से बनते हैं? एक होता है 3 न्यूक्लियर मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। इसमें क्या होगा, ये जो पेन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है बार बार, और बहुत ज्यादा केंद्रकों का निर्माण कर लेता है, और ये केंद्रक परिधि की ओर एकत्रित हो जाते हैं। और बीच में वैक्यूल बन जाता है। तो 3 न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में इस प्रकार का न्यूक्लियस जो है वो डिवीजन करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो बीच में वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, भित्ति निर्माण। तो शुरू में पूरा जब तक केंद्रक शुरू में वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, भित्ति निर्माण नहीं होता, बाद में फिर इसमें भित्ति निर्माण होता है और अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इसे भित्ति निर्माण बाद में होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, यानी केंद्रक का विभाजन, और साइटोकाइनेसिस बाद में होता है, यानी भित्ति निर्माण बाद में होता है। तो ये है 3 न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकंड है सेल्युलर एंडोस्पर्म, यानी कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसमें एक ट्रांसफर डिवीजन होता है और 2 केंद्रक बन जाते हैं, 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, और फिर बार बार इसमें केवल और केवल ट्रांसफर डिवीजन होता है, और इस प्रकार कोशिकाओं का स्तर बन जाता है और भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है।
तो इस प्रकार ये फ्री न्यूक्लियर में इस प्रकार का डिवीजन होगा, सेलुलर में इस प्रकार का डिवीजन होता है। तीसरा जो है एंडोस्पर्म वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है ये दोनों के बीच का प्रकार है। इसमें क्या होगा, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें पहले एक ट्रांसफर डिवीजन होगा और दो कोशिकाएं बन जाएंगी, एक चैलेजा की तरफ, ऊपर चैलेजा भाग है ये, और एक माइक्रोपाइल की तरफ। माइक्रोपाइल एंड वाले इस केंद्रक में फिर विभाजन होता है, और ये विभाजन कैसा होगा, फ्री न्यूक्लियर केंद्रक का विभाजन इस प्रकार परिधि की तरफ, शुरू में केंद्रक का विभाजन होगा और फिर बाद में भित्ति निर्माण होता है फ्री न्यूक्लियर की तरह, और इस प्रकार भ्रूणपोष बन जाता है और इसकी इतनी वृद्धि होती है कि चैलेंजर एंड वाले इस कोशिका को दबा देता है, और इस प्रकार यहाँ पर एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है। तो ये एंडोस्पर्म, आपको एंडोस्पर्म के बारे में ये बताना है, पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म वो पोषक ऊतक होते हैं जो एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करते हैं, भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। ये तीन प्रकार से बन सकते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल। अलग अलग प्रकार से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। दो प्रकार के जब बीज बनते हैं ना, पूरा इस ओव्यूल से बीज बनेगा आगे जाकर, तो बीज दो प्रकार के होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज। तो जिस भ्रूणपोष का पूरा भ्रूणपोष एम्ब्रियो डेवलपमेंट में अगर यूज हो जाता है तब उसमें भ्रूणपोष नहीं बचता, उसे हम अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं। और कई बीज में एंडोस्पर्म मौजूद रहता है, उसे हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। जैसे जितने आपके दली फसलें हैं, लेग्यूमिनस फसलें हैं, उनमें वो अभ्रूणपोषी बीज होते हैं, ठीक। और मोनोकॉट वाले जितने हैं उसमें भ्रूणपोषी बीज बनते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के ये बीजों का निर्माण होता है। तो मोनोकॉटिलेडन्स में आपका भ्रूणपोषी बीज और डाइकॉटिलेडनस में अभ्रूणपोषी बीज बनते हैं। तो ये भ्रूणपोष का। अब हम आगे देखेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो कि जाइगोट से बनेगा। ये एंडोस्पर्म का निर्माण इस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस से बना, तीन प्रकार से, किसी भी एक तरीके से बन सकता है। और अब इस जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, जो अब हम देखेंगे। इसके लिए मैं ओवरी को थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। अब इस ओवरी में ओव्यूल है, दो आवरण होते हैं, आपको पता है ना। ये न्यूसेलस है और यहाँ पर एंडोस्पर्म बन रहा है, एंडोस्पर्म निर्माण होता है। और ये है जाइगोट। इसी जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। अब हम देखेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
भ्रूण परिवर्धन। जाइगोट में, ये जाइगोट है, जाइगोट में सबसे पहले एक ट्रांसफर डिवीजन होगा और 2 सेल बनेंगे। ऊपर का सेल टर्मिनल सेल कहलाता है और नीचे का सेल बेसल सेल कहलाता है। ऊपर का टर्मिनल और नीचे का बेसल। ऊपर टर्मिनल सेल में एक वर्टिकल डिवीजन होगा, ये ट्रांसफर डिवीजन हो गया था, एक वर्टिकल डिवीजन होगा और ये 2 सेल में बदल जाता है। और नीचे एक ट्रांसफर डिवीजन होगा। इस प्रकार 4 कोशिकीय अवस्था में दिखाई देती है। इसे हम टेट्राड अवस्था कहते हैं। यहाँ पर ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट से अब हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख रहे हैं। इस जाइगोट में सबसे पहले ट्रांसफर डिवीजन होता है। ऊपर का जो है वो टर्मिनल सेल कहलाता है, नीचे का बेसल सेल कहलाता है। टर्मिनल सेल में फिर एक वर्टिकल डिवीजन होता है जिससे 2 सेल बन जाते हैं और नीचे बेसल सेल में एक ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे यहाँ पर भी 2 सेल बन जाते हैं। अब हमें यहाँ 4 सेल्स दिखाई दे रहे हैं, 4 कोशिकीय अवस्था। इसे हम टेट्राड कहते हैं और इसी को हम यंग एम्ब्रियो भी कहते हैं। अब आगे डिवीजन होते जाएगा। ऊपर की ओर बेसल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप यहाँ चार सेल और बन जाते हैं। और नीचे बेसल सेल बार बार ट्रांसफर डिवीजन करके एक 6 से 10 कोशिकाओं का स्तर बना लेती है और नीचे का जो स्तर रहता है ये जो नीचे का कोशिका का रहता है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फूल जाता है और इसे हम हॉस्टोरियल सेल कहते हैं। उसके बाद ऊपर टर्मिनल सेल में फिर से डिवीजन होता है और 8 कोशिकीय अवस्था बन जाती है। तो ये ऊपर का टर्मिनल सेल है और ये नीचे का बेसल सेल है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 8 कोशिकीय अवस्था दिख रही है और यहाँ ये लंबा कोशिकाओं का समूह है, ये बनाता है सस्पेंसर। इसमें सबसे ऊपर वाली जो कोशिका रहती है ये हाइपोफाइसिस कहलाती है। हाइपोफाइसिस। और नीचे की जो कोशिका है वो हॉस्टोरियल सेल कहलाती है। ये हाइपोफाइसिस आगे जाकर रेडिकल का या मूलांकुर का शीर्ष बनाएगी। मूलांकुर का शीर्ष भाग हाइपोफाइसिस बनाती है। अब इसके बाद ये बार बार डिवीजन होता है। ये जो पोर्शन है टर्मिनल सेल का ये डर्मेटोजन का स्तर बनाती है। और विकसित होकर के ये
हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लेती है। ये नीचे का हास्टोरियल सेल और ये सस्पेंसर, और बार बार डिवीजन होकर के ये पूरा डर्मेटोजन का लेयर है। त्वचीय स्तर बना लेती है और अंदर की जो कोशिकाएं होती है वो बार बार विभाजन करके सेंटर में प्लीरोम बनाएगी। प्लीरोम, प्लीरोम यानी स्टील वाला रीजन। स्टील रीजन किसको बोलते हैं? जहां पर जाइलम और फ्लोएम रहता है सेंटर का, वो प्लीरोम वाला रीजन बनेगा इस एरिया से। और उसके बाद के स्तर से पेरीब्लेम, पेरीब्लेम वाला लेयर कौन सा होता है? जहां पर कॉर्टेक्स रहता है, जहां पर कॉर्टेक्स रीजन रहेगा। इस प्रकार से ये डेवलपमेंट होता है और कुछ समय के बाद में ये दोनों ये बीच से अक्ष बनाते हुए मुड़ जाते हैं। ये पूरा कोशिकाओं का समूह रहता है। अब ये अक्ष के बीच में यहां से बनता है प्लूम्यूल, प्रांकुर, और इस रीजन से यहां से बनेगा रेडिकल। मूलांकुर यानी यहाँ से स्टेम बनेगा और यहाँ से नीचे जड़ बनेगा, रेडिकल। ठीक, इस प्रकार से ये भ्रूणी अवस्था कहाँ बन रहा है? ये सब इसके अंदर, इस जाइगोट से पूरा अंदर बन रहा है। और जो भ्रूण कोश बना था इसको पोषण प्रदान करता है। तो इस प्रकार इसके अंदर में भ्रूण स्थित रहता है और ये दोनों भाग बीज पत्र कहलाते हैं। ये दोनों भाग बीज पत्र कॉटिलिडन कहलाते हैं। ये वाला पोर्शन, ये भाग दो बीज पत्र बनाते हैं, कॉटिलिडन। ये एक द्विबीजपत्री में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इसी प्रकार से होता है। और बीज में ये प्रांकुर वाला रीजन रहता है और ये मूलांकुर वाला, प्लूम्यूल और रेडिकल वाला रीजन रहता है। अब यहाँ पर जब ये पूरी तरीके से भ्रूण बन जाता है तो ये जो ओवरी है ये पूरा बाहर से, इस ओवरी से क्या बनेगा? फल बनता है। ओवरी से फल बनेगा और फल के अंदर में ये क्या है? ओव्यूल से बीज बनता है। और बीज में अंदर जाइगोट से यहाँ पर बना है एम्ब्रियो। और जब हम बीज को बोते हैं जमीन में तो इसी एम्ब्रियो से, प्रांकुर और मूलांकुर से सीडलिंग्स निकलते हैं और एक नया प्लांट बनता है एम्ब्रियो से। तो ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस प्रकार से होता है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में आपने देखा कि किस प्रकार से एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एंडोस्पर्म था, एंडोस्पर्म बना, उसके बाद जाइगोट से, जाइगोट में डिवीजन होता है टर्मिनल और बेसल, और टर्मिनल सेल से ऊपर पूरा डर्मेटोजन का लेयर बना, मुख्य भाग पूरा प्रांकुर का, और नीचे सस्पेंसर बनता है। और इस प्रकार
बीज पत्र का निर्माण होता है और भ्रूण जो है ओव्यूल के अंदर इस प्रकार स्थित हो जाता है और ओवरी से फिर फल बनता है, ओव्यूल से बीज बनता है और इस एम्ब्रियो से एक नए प्लांट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एक नया प्लांट बनता है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन वाले शब्दों को देखेंगे जो इस अध्याय में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है क्लिस्टोगेमी, जिसको आपको तैयार करना है। पारिभाषिक शब्द है क्लिस्टोगेमी, जो पुष्प खिलते नहीं है, जो पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, उसे हम क्लिस्टोगेमी कहते हैं। हिंदी में इसको अनोन्मूल्य पुष्प कहते हैं। इसका उदाहरण है मूंगफली, कोलेमाइना, ये सब। ठीक। सेकेंड जो है पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन जिसमें बिना निषेचन के फलों का विकास होता है। इसमें जाइगोट नहीं बनता, इसमें भ्रूण नहीं बनता, क्योंकि इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन फल निर्माण होता है। जैसे अंगूर है, केला है, इसमें बनता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं अनिषेक फलन। फिर है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन। इसमें बिना निषेचन, यहाँ भी निषेचन की क्रिया नहीं होगी और इसमें बिना निषेचन के जो ओवरी होता है, ओवरी से फल का निर्माण होता है। बिना निषेचन के ओवरी से फल का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर पोलन ग्रेन का प्रेजेंट रहना जरूरी है। पोलन ग्रेन की उपस्थिति जरूरी है, तभी ओवरी जो होता है, निषेचन नहीं होगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। ओवरी बिना निषेचन के फल का निर्माण करेगा, लेकिन पोलन ग्रेन की उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि पोलन ग्रेन ओवरी के लिए उत्तेजना का कार्य करता है और वह फल में बदलता है। इसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस में इसमें भी बीज नहीं बनता। चौथा है एपोमिक्सिस। एक्चुअल में एपोमिक्सिस के अंदर ही पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस आते हैं। एपोमिक्सिस यानी असंग जनन। असंग जनन निषेचन की वो विधि होती है जिसमें बिना निषेचन की वह विधि जिसमें फल निर्माण की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के ही फल का बनना होता है। प्रजनन की विधि होती है जिसमें बिना निषेचन के फल निर्माण होता है और जिसके अंतर्गत ही ये दोनों आते हैं, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस। उसके बाद एक जो है वो है स्वबंध्यता, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी में पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता तो है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद में पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं करता, जिसके कारण जब पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब ही नहीं बनेगा तो मेल न्यूक्लियाई ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाता है और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, फल निर्माण नहीं होता है, बीज नहीं बनता है और पौधा स्टेराइल हो जाता है, बंद हो जाता है। इसे हम सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। तो इस प्रकार और भी इस अध्याय में बहुत सारे ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जिसे आपको देख करके तैयार करना है, क्योंकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों को आपको नोट्स बना करके रखेंगे तो आप लोगों को आसानी होगा।
अब ये चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का शुरू करेंगे।